चित्रलेखा। हिंदी के अमिट हस्ताक्षर भगवती चरण वर्मा की जगत प्रसिद्ध रचना चित्रलेखा। कथा संसार के आकाश का प्रखर उजाला चित्रलेखा। सत्रहवीं कड़ी के पूर्वार्ध में हमने पाया चित्रलेखा और बीजगुप्त के संबंधों में उठता हुआ ज्वार भाटा, और उत्तरार्ध में हमारा परिचय हुआ पाटलिपुत्र के आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय से, जिनकी पुत्री यशोधरा विवाह योग्य हो चली थी। आइए अब आगे पढ़ें। वृद्ध मृत्युंजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। बीजगुप्त का विवाह न हुआ था और बीजगुप्त उच्च कुल का नवयुवक था। मृत्युंजय के हितैषियों ने मृत्युंजय से एक नहीं अनेक बार बीजगुप्त और चित्रलेखा के संबंध का वर्णन किया, और उन हितैषियों में वे व्यक्ति भी थे जिनके हृदयों में यशोधरा को पुत्रवधू बनाने की लालसा प्रबल थी। पर अनुभवी और वृद्ध मृत्युंजय ने सदा यही उत्तर दिया, यह बीजगुप्त के उन्माद का काल है। भविष्य बहुत लंबा चौड़ा है और बीजगुप्त यथेष्ट शिक्षित। वो इस समय अनुभव सागर में तिर रहा है। बीजगुप्त उस दिन मृत्युंजय के घर पर आमंत्रित था। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मृत्युंजय के यहां एक विशाल उत्सव था। बीजगुप्त ने यशोधरा को एक आध बार जब वो निरी बालिका थी देखा था। मृत्युंजय से उसका विशेष परिचय भी न था। उस दिन मृत्युंजय के यहां से निमंत्रण पाकर उसे आश्चर्य हुआ, और उससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब उसने ये पढ़ा कि वो चित्रलेखा के साथ आमंत्रित है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, एक विचित्र बात हुई है। तुम वयोवृद्ध मृत्युंजय को जानती होगी। हाँ। और संभवतः उनकी कन्या यशोधरा को भी। हाँ, उसे भी एक आध बार देखा है। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मृत्युंजय के यहाँ उत्सव में आमंत्रित हूं। मेरा मृत्युंजय से अधिक परिचय नहीं है, इसलिए इस निमंत्रण को पाकर मुझे आश्चर्य हुआ है। पर इससे भी अधिक आश्चर्य मुझको इस बात पर हुआ है कि मेरे साथ साथ तुम भी आमंत्रित हो और तुम्हें मेरे द्वारा निमंत्रण मिला है। इसका अर्थ यह है कि मेरा जाना अनुचित है। नहीं चित्रलेखा, तुम्हें निमंत्रण मिला है मेरे द्वारा और मेरे साथ चलने का। यह उचित भी है, क्योंकि समाज तुम्हारे और मेरे संबंध को पवित्र मानता है। बीजगुप्त, मैं उच्च कुलों के उत्सवों में केवल नर्तकी की स्थिति में ही जाने के अभ्यस्त हूं। बहुत संभव है कुलीन स्त्रियां मेरा अपमान करें। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो क्या करना होगा, ये मैं नहीं जानती। मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा अपमान करने का साहस किसी को ना होगा, ये विश्वास रखो। निर्धारित समय पर आमंत्रित अतिथि मृत्युंजय के द्वार पर पहुंचे। प्रहरी ने बीजगुप्त के आने की सूचना दी। यशोधरा के साथ मृत्युंजय द्वार पर आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया और यशोधरा ने चित्रलेखा का। श्वेतांक पीछे पीछे चला। द्वार पार कर सब लोग नृत्य भवन में पहुंचे। पाटलिपुत्र के प्रायः सभी प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित थे। सबों ने बीजगुप्त और चित्रलेखा के आने पर हर्ष ध्वनि की।
चित्रलेखा यशोधरा के साथ स्त्रियों के समुदाय में चली गई। बीजगुप्त मृत्युंजय के साथ रहा। यशोधरा को देखकर चित्रलेखा चकित हो गई। उसे आज तक अपनी सुंदरता पर गर्व था और आत्मविश्वास था, पर यशोधरा ने एक क्षण में उसका गर्व दूर कर दिया, आत्मविश्वास डिगा दिया। यशोधरा ने आदरपूर्वक चित्रलेखा को आसन दिया और स्वयं उसके पास बैठ गई। यशोधरा को चित्रलेखा के पास बैठा देखकर और चित्रलेखा का विशेष आदर करते देखकर अन्य महिलाओं को बुरा लगा। अपने बाल्यकाल में यशोधरा ने चित्रलेखा का नृत्य देखा था। उस समय वो चित्रलेखा के नृत्य से प्रभावित भी हुई थी। आज उसे उसके पिता का आदेश था कि वो चित्रलेखा के साथ रहे। ये काम यशोधरा को रुचिकर था। चित्रलेखा के चारों ओर युवतियां एकत्रित हो गई थीं। कुछ हंस रही थीं और कुछ व्यंग्य वचन कह रही थीं, पर चित्रलेखा ने इसका बुरा न माना। अपनी स्थिति वो बहुत अच्छी तरह से समझती थी। पास ही खड़ी हुई एक बहुत बड़े सामंत की स्त्री ने कहा, आज नर्तकी चित्रलेखा को हमारी समता करके हमारे समाज में आने के उपलक्ष्य में बधाई हो। अपने सौंदर्य के बल से अपना स्वागत कराने के लिए अभिमानिनी स्त्रियों को बाध्य करने वाली को बधाई की क्या आवश्यकता है? एक ने दूसरी की ओर देखा और दूसरी ने तीसरी की ओर। बात जिस तीव्रता से कही गई थी, उसका प्रभाव एकत्रित पुरुष समुदाय पर भी पड़ा। बीजगुप्त उस ओर घूम पड़ा। चित्रलेखा की हास्य ध्वनि झंकृत हो उठी। इस बार यशोधरा ने आगे बढ़कर चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम लोक व्यवहार में बहुत कुशल हो, तभी तो इतनी प्रभावशालिनी हूं। नवयुवक समुदाय की आंखें उधर उठ गईं। बीजगुप्त से उसी समय उन नवयुवकों ने गाने का प्रस्ताव किया। वीणा लेकर बीजगुप्त ने राग छेड़ा। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। ऋतु बसंत आई, बन बन रूप बन धूम मिलिंद, प्रफुल्लित सुगंध मंद पवन आवत मिलिंद, मधुकर मधुर गूंजत ऋतु बसंत। स्त्री और पुरुष दोनों मंत्रमुग्ध से बीजगुप्त के गाने को सुन रहे थे। बीजगुप्त ने गाना समाप्त कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय ने स्वयं वीणा लेकर यशोधरा की ओर संकेत किया। यशोधरा ने भी गाना आरंभ किया। यशोधरा का गाना समाप्त होने पर लोगों ने अनुभव किया कि बीजगुप्त के गाने के आगे यशोधरा का गाना फीका था। चित्रलेखा ने लोगों के ये भाव पढ़ लिए। उसने कहा, यशोधरा से एक प्रार्थना मैं भी करूंगी। यदि उसकी इच्छा हो तो इस समय वो अपनी रुचि का कोई गाना गाए। लोगों की दृष्टि चित्रलेखा की ओर घूम गई। मृत्युंजय ने चित्रलेखा की ओर देखा। वे चित्रलेखा के कथन के महत्व को न समझ सके। फिर भी प्रार्थना एक आमंत्रित अतिथि द्वारा की गई थी। मृत्युंजय ने वीणा में स्वर भरे और यशोधरा ने गाना आरंभ किया।
इस बार यशोधरा ने सबको मुग्ध कर दिया। लोग उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। गाना समाप्त हो गया और चित्रलेखा ने यशोधरा को बधाई दी। बहन यशोधरा, मैं तुम्हारे सुंदर गायन के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ। और चित्रलेखा, मैं तुमको यशोधरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। क्या अब मैं चित्रलेखा से अपना नृत्य दिखाने की प्रार्थना कर सकता हूँ? बीजगुप्त की प्रार्थना मेरे लिए आज्ञा के समान है। मृत्युंजय ने वीणा ली और बीजगुप्त ने मृदंग। चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ कर दिया। बीजगुप्त की प्रार्थना को आज्ञा कहने वाली चित्रलेखा शायद अपने प्रेमी के लिए जीवन भर नृत्य कर सकती थी, किंतु परिस्थितियों ने उसकी ऐसी भावना का आदर नहीं किया। चित्रलेखा ने किस बात को अपना अनादर माना, ये हम पढ़ेंगे अगले सप्ताह 19वीं कड़ी में। आज की कड़ी में मृत्युंजय बने विनोद शर्मा, बीजगुप्त और चित्रलेखा कमल शर्मा और दिशी दुग्गल। यशोधरा की भूमिका में थी सुलक्षणा खत्री और इस उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस रेडियो पठन को श्रोताओं तक पहुंचाने में सहायक हैं राजेश मलिक तथा इस प्रसारण की परिकल्पना और प्रस्तुति विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब बीनू कलसी का अगली कड़ी तक नमस्कार।